गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का अध्याय 2 का लेक्चर 4 जो है वो करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो कारक है वो पढ़े थे कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे मैंने आपको बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक वो रहेगा जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि हमने जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ लिया, घनत्व के बारे में। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, उसकी वृद्धि की। तो सबसे पहले जाने की जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि किसी निश्चित अवधि में, समय अवधि में और किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज उसके अंदर आता है, उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आप इसको अच्छे से देखें कि जो भी बदलाव जनसंख्या में आता है उसको क्या कहेंगे, हम वृद्धि कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रकार की। तो ये 4 प्रकार की होती है, प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। इन दो पार्ट को आप अलग रखेंगे, प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। और दो हैं धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। हम एक एक करके अब डिटेल में करेंगे कि प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या की किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अब बढ़ भी सकती है जनसंख्या और घट भी सकती है, यानी कि धनात्मक भी हो सकती है ये और ऋणात्मक भी हो सकती है। यानी कि अगर जन्म और मृत्यु दो ही कारक हम उठा के चलें कि जन्म और मृत्यु से अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या में बदलाव आता है तो उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक वृद्धि। इसको निकालने का तरीका क्या है, प्राकृतिक वृद्धि का जन्म जितने भी किस क्षेत्र में होते हैं उसमें से जो मृत्यु होते हैं उनको घटा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चले, मान लो किसी क्षेत्र में 100 जन्म हुए हैं एक साल में और 80 मृत्यु, तो जो वृद्धि है वो कितने लोगों की हुई है, 20 लोगों की वृद्धि वहां पर हुई है। तो ये क्या है, उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि है, क्योंकि हमने सिर्फ जो प्राकृतिक जो कारक है जन्म और मृत्यु उन्हीं को लिया है। दूसरी होती है वास्तविक वृद्धि, जो रियल में जो वृद्धि होती है वो यह वृद्धि तब होती है जब जन्म व मृत्यु के साथ साथ प्रवास व अप्रवास की भी गणना की जाती है। प्रवास क्या होता है बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग प्रवास करते, एक चले जाते हैं स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, तो उसको क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। और अप्रवास से प्रवास नहीं करते। तो इसको निकालने का तरीका वो देखें एक बार क्या है। इसको निकालने के लिए हम जन्म में से पहले मृत्यु को घटा लेते हैं, जन्म माइनस मृत्यु, और उसमें क्या कर लेते हैं, अप्रवासी माइनस उत्प्रवासी। अप्रवासी क्या होता है, आने वाला, या फिर अप्रवासी भी इसको आप कह सकते हैं, और उत्प्रवासी होता है जाने वाला। जैसे कि मान के चले आप, मान लीजिए किसी क्षेत्र में, जैसे मैंने ऊपर करा वही कर लेते हैं, 100 जन्म है और 80 मृत्यु है, तो जो प्राकृतिक वृद्धि वो कितनी है, यहाँ पे 20 आती है। लेकिन अभी क्या है, हमें उत्प्रवासी और अप्रवासी जोड़ने। मान लो उस क्षेत्र में आने वाले कितने हैं, 10 हैं, और जाने वाले कितने हैं, 5। तो इसको सोल्व कर लीजिए आप, तो कितने बचेंगे, 5। यानी कि कितने की वृद्धि हुई, 5 की, और 20 की वृद्धि जैसे हमारे यहाँ पर हुई थी, तो कितने हो गए, 20 और 5 25 लोगों की वृद्धि उस क्षेत्र में नोट की गई है। अगर किसी क्षेत्र में जन्म ज्यादा है और अप्रवासी ज्यादा है तो उसकी वृद्धि हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। और अगर किस क्षेत्र में मृत्यु भी ज्यादा है और उत्प्रवासी यानी कि उस स्थान से जाने वाले लोग, उस स्थान को छोड़कर जाने वाले लोग ज्यादा है, तो उसकी क्या रहेगी, ऋणात्मक वृद्धि रहेगी। अब आगे देखें इनको, जो धनात्मक वृद्धि होती है वो कैसे होती है, जब 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए, तो उसको क्या कहते हैं, धनात्मक। यानी कि जब, जैसे पीछे मैंने एग्जांपल समझाया धनात्मक वृद्धि का ही था, जब जन्म दर भी ज्यादा हो और आने वाले लोग भी ज्यादा हो, अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में आकर बस जाएं, तो वो क्या होती है, उस क्षेत्र की धनात्मक, या फिर कहूँ कि पॉजिटिव उसमें जो ग्रोथ है वो उस जनसंख्या में होगी। जबकि और भारत में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो होती है वो धनात्मक वृद्धि होती है। एक ही वर्ष ऐसा, एक ही दशक ऐसा गया था, जब वो मैं आपको बताऊंगी आगे कि कौन सा दशक ऐसा, तो ऐसा क्यों हुआ था जिसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। तो देखें, यदि 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उससे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, यानी कि जन्म तो कम हो रहे जबकि लोगों की मृत्यु ज्यादा हो रही है और लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं, तब भी यह वृद्धि होती है, यानी कि ऋणात्मक वृद्धि, नेगेटिव ग्रोथ जो है वो उस क्षेत्र में पाई जाती है। और अगर मैं बात करूं भारत की, तो 1911 के बाद जब 1921 में भारत की दशकीय जब जनगणना की गई थी, तो भारत की नेगेटिव ग्रोथ पाई गई थी। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय पर एक तो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विश्व का वो हुआ था, और
दूसरा, भारत में इन्फ्लुएंजा से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तीसरा, अकाल पड़ गया था, लोगों के सामने भोजन की समस्या आ गई थी। तो ये कुछ कारक थे जिससे क्या हुआ था, मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर क्या थी, कम थी। इसी वजह से भारत में ऋणात्मक वृद्धि नोट की गई थी। अब भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि विश्व में महामारी है, कोरोना फैला हुआ है, तो इससे भी हो सकता है कि आने वाले जो दशक है, जैसे अमेरिका जैसे कंट्रीज हैं, उनके सामने ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि वहां की वृद्धि ऋणात्मक हो जाए, क्योंकि मृत्यु का जो आंकड़ा है वो जन्म दर से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो है, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो तो आपने देख ली कि जनसंख्या में जो बदलाव आता है, लेकिन इसको हम परसेंट में जब नोट करते हैं ना, जब जनसंख्या में परिवर्तन को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं, इसके रेशो कहते हैं। तो देखिए, अगर आपको निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे। भारत में जैसे आपको पता है 2001 और 11 10 सालों में जनगणना होती है, तो दशकीय वृद्धि हम यहाँ पे आपको बताएंगे। 2001 और 11 के बीच के आंकड़े जैसे हम लेके चलते हैं। 2001 में जो भारत में जनसंख्या थी वो कितनी थी, 1,02,70,15,247 व्यक्ति भारत की क्या थी, जनसंख्या थी 2001 में। और 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 1,21,21,00,000 और 1,93,422 व्यक्ति थी जो भारत की जनसंख्या थी। तो इसको कैसे निकालेंगे, जो इस साल की जो यानी कि जो लेटेस्ट हमारे पास आंकड़ा 2011 का, उसमें से जो पिछली जनसंख्या उसको घटा देंगे। ये तो पहले ऑलरेडी थी ना 2001 में, लेकिन 2011 में कितनी हुई है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यानी कि जो वृद्धि हुई थी जनसंख्या की, जो ग्रोथ, जो बदलाव आया था वो कितने का आया था, 18,31,78,175 व्यक्ति यानी कि भारत में बढ़े थे। कब, 2001 से 11, यानी कि 10 साल में इतने लोग, यानी कि 18.31 करोड़ भी आप इसको कह सकते हैं, इतने लोगों की जनसंख्या की वृद्धि भारत में हुई थी। अब दर देखें कैसे निकालेंगे वृद्धि दर। इसके लिए जो वृद्धि हुई है, यानी कि ये वृद्धि जो हुई है, ये उसे पिछली जनगणना से भाग दे देंगे। पिछली जनगणना कौन सी, 2001 की जनगणना, और उसे 100 से गुना कर देंगे। जैसे कि हमारी जो वृद्धि हुई थी, दशकीय वृद्धि, वो कितनी थी, 18,31,78,175 व्यक्ति की थी। और जो हमारी 2001 की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 1,02,70,15,247 व्यक्ति थे। इसको किसको गुना कर देंगे, जब भी आप किसी भी चीज की परसेंटेज निकालेंगे, दर निकालेंगे, तो उसको हमेशा किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। इसको आप याद रखना, आगे भी आपके ये काम आएगा कि जब भी हम प्रतिशत में किसी चीज को नोट करें, जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो उसके लिए भी ऐसा ही करते हैं, तो उसको हमेशा किससे गुना करेंगे, हम 100 से, 1000 से या 1,00,000 से भी जैसे हम गुना करेंगे, आगे हम करेंगे इसके बारे में भी। तो अगर इसको हम निकालते तो हमारी जो दशकीय वृद्धि है वो निकल आती है। वो कितनी है, 17.64% हमारी जो दशकीय वृद्धि है वो नोट की गई थी। और ये 2001 से 11 के बीच की हमारी दशकीय वृद्धि थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जो जनसंख्या जो परिवर्तन है वो किन घटकों से आता है, ये तो आपने पढ़ लिया कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, वो परिवर्तन होता है किसी निश्चित समय में। अब बात करते हैं जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसके लिए कौन से घटक, एलिमेंट उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको बताइए, आप पहले भी वजह से पढ़ चुके पहले की क्लासेस में। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जिसमें से जन्म और मृत्यु क्या है, प्राकृतिक कारक है, प्राकृतिक घटक है, जबकि प्रवास क्या है, मानवीय कारक है। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म दर की। अशोधित जन्म दर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये शुद्ध रूप नहीं है। अगर जन्म दर को हम निकालते तो ये देखेंगे हम अशोधित जन्म दर, या फिर क्रूड बर्थ रेट, CBR इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं, CBR, क्रूड बर्थ रेट। प्रजननशीलता को मापने के सबसे सरल और सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप है या विधि है। इसको देखिए, अब आप कैसे निकालेंगे। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मे गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि हम इसमें प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जितने बच्चों को, जीवित बच्चों को जन्म दिया जाता है, मरे हुए बच्चे नहीं, जीवित बच्चों को जन्म दिया जाता है, उसके रूप में व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला देखें, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी कि एक वर्ष विशेष में कितने जन्म हुए हैं, जीवित जन्म बच्चों के हुए हैं, और उसी क्षेत्र की, उसी वर्ष की मध्य की जनसंख्या। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, एक तो होता है कुल जन्म और बटे कुल जनसंख्या, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पे उस क्षेत्र में जो जीवित जन्म है वो हमें लेने हैं, और उसी क्षेत्र के मध्य की जनसंख्या लेनी है। ना तो शुरुआत की लेनी है उस देश की, और ना ही अंत की लेनी है, हमें उसकी मध्य की जनसंख्या लेनी, क्योंकि इससे हमारा आंकड़ा जो है वो सही आएगा। और गुना क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1000 कर देंगे, क्योंकि दर हम निकाल रहे हैं। गुना में क्या जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 क्यों लिया, क्योंकि हमने प्रति 1000 स्त्रियों की बात यहाँ पर की थी।
और अगर फॉर्मूला आप इंग्लिश में करें तो आपका आ जाएगा CBR क्रूड बर्थ रेट, BI यानी कि बर्थ है उस देश के, और पॉपुलेशन यानी कि मध्य की पॉपुलेशन यहाँ पे रहेगी, और गुना में 1000। तो ये आपका एसोदित जन्म दर। एसोदित अब क्यों कहा गया जन्म दर को? अब इसमें आप देखें नीचे मैंने क्या कहा, विशेष वर्ष में मध्यम जनसंख्या। हमने तो जनसंख्या तो पूरी ली ना, उसमें चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिला, चाहे पुरुष, लेकिन बच्चों को जन्म देने के लिए तो किसका योगदान होता है? सिर्फ स्त्रियों का योगदान होता है, जो प्रजननशील जो स्त्रियां होती है उनका योगदान होता है। तो इसलिए इसको एशोदित कहा जाता है, ये शुद्ध रूप इसका नहीं माना जाता है। सेकंड जो है एशोदित मृत्यु दर या फिर CDR क्रूड डेथ रेट। जनसंख्या परिवर्तन में मृत्यु दर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती बल्कि घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अगर मान लो किस क्षेत्र में जन्म दर का प्रभाव अगर हम ना देखें, मृत्यु दर का देखें, तो अगर मृत्यु दर कम होती है, जन्म दर तो वही नॉर्मल चल रही है, लेकिन मृत्यु दर एकदम से घटा लेंगे तो भी क्या हो जाएगा? वृद्धि होगी, वृद्धि ज्यादा हो जाएगी। तो एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को एशोदित मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि प्रति 1000 जनसंख्या में से निकालेंगे, स्त्रियों में से नहीं, प्रति 1000 जनसंख्या में जितने लोग मरते हैं उन लोगों के अनुपात को, संख्या को क्या कहते हैं? एशोदित मृत्यु दर कहते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? किसी वर्ष में हुई मृत्युओं की संख्या, मान लो आप 2011 की निकाले तो 2011 में जितने लोगों की मृत्यु को ले लेंगे, और उस वर्ष की मध्य वर्षीय जनसंख्या, और गुना में इसमें भी क्या रहेगा? 1000। और फॉर्मूला जैसे इंग्लिश में आप कर सकते हैं CDR क्रूड डेथ रेट, D से डेथ और P से मध्य वर्ष की पॉपुलेशन की, और गुना में 1000। और तीसरा जो कारक है वो एक मानवीय कारक है, प्राकृतिक कारक नहीं है, प्रवास। किसी व्यक्ति अथवा जन समूह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। और प्रवास में कुछ भौतिक दूरी तय करना और आवास स्थान में परिवर्तन करना। इनकी क्या क्या मेन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपने दूरी तय की है, वो 1 किलोमीटर हो, चाहे 2 किलोमीटर, चाहे 4 किलोमीटर, और आवास स्थान में भी परिवर्तन आना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? हम प्रवास कहते हैं। वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, दो टर्म देखेंगे आप यहाँ पे, जिस स्थान से लोग जाते हैं, गमन करते हैं, वो क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाता है। जैसे नदी का भी आप करते हैं ना, नदी जहां पर नदी का जन्म होता है, जहां नदी निकलती है, उसे उद्गम स्थान कहते हैं। इसी प्रकार जिस स्थान से लोग गमन करते हैं, जैसे आप अपने जन्म स्थान से जाते हैं तो आपका वो उद्गम स्थान है, और जिस स्थान पर लोग आगमन करते हैं, जहां आप जाकर रुकते हैं, वो आपका गंतव्य स्थान है, आपका लक्ष्य भी कहते हैं, जिसको हम गंतव्य स्थान, जहां पर हम पहुंचे हैं जाके। तो उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान को ध्यान रखें। प्रवास में उद्गम स्थल पर जनसंख्या हमेशा घट जाती है क्योंकि यहाँ से लोग जा रहे हैं, और गंतव्य स्थान क्योंकि यहाँ पर लोग आकर बस रहे हैं, यहाँ पर जनसंख्या हमेशा बढ़ जाती है। अगला जो लेक्चर हम करेंगे उसमें प्रवास के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक करेंगे। आज के लिए इतना ही। जितना हमने करा उसको आप अच्छे से नोटबुक में उतारें और अच्छे से उसको रीड भी करें। थैंक यू।